वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सेशन नंबर 3 देख रहे हैं जो कि वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशंस का है। ऑलरेडी हम 2 सेशंस कवर कर चुके हैं। इंग्लिश में ये सारा सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यूट्यूब पे भी डाल रखा है पूरा सिलेबस। और हिंदी में ये सीरीज अभी चालू है। देखिए ये पूरा सिलेबस है जो कि वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन के लिए है एज पर आईवीवीआई सिलेबस। तो कहने के लिए 3 नंबर का है सिर्फ थ्योरी, बट इसमें से केस स्टडी भी एग्जाम में आ जाती है। और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ वैल्यूएशन पर वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन के अंदर ही इस्तेमाल ना होकर बाकी जगह भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ 3 बुलेट पॉइंट्स ऊपर के, ये तो थ्योरी है। कैपिटल गेन मेथड्स और कॉस्ट इंडेक्स मेथड ये एक्सप्लिसिटली कहीं पर लिखा नहीं है कि इस पे केस स्टडीज आएंगी, बट इसमें से केस स्टडी एग्जाम में आती हैं। और काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स गलती करते हैं, खास तौर पे कैपिटल गेन मेथड की जो वैल्यूएशन की केस स्टडीज हैं वो स्टूडेंट्स नॉर्मली गलत करते हैं। तो हम आपको इसको समझाएंगे बहुत डिटेल के अंदर और मेजर फोकस उसी पे रहेगा। तो आज के सेशन में हम जो कवर करेंगे, वैल्यूअर एज एन एक्सपर्ट विटनेस इन कोर्ट, वैल्यूअर फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एरर ऑफ जजमेंट एंड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, तो इस पार्ट पे कवर करेंगे। और फिर चौथे नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड हम एग्जांपल्स और केस स्टडी पे मूव कर जाएंगे। तो पहले बात करते हैं रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ए वैल्यूअर। सो अ वैल्यूअर प्लेज रोल ऑफ एन एडवाइजर टू हिज क्लाइंट। तो अगर आप वैल्यूअर हैं तो आपको एज ए एडवाइजर एक रोल प्ले करना है। एज एन एडवाइजर अ वैल्यूअर शुड गिव ओन इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट एंड कॉन्शियस ओपिनियन एंड एडवाइस इंस्टेड ऑफ एडवाइस टेलर टू सूट व्हाट क्लाइंट डिजायर्स। तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ने जो आपसे बोला, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से आप अपनी सारी वैल्यूएशन को चेंज कर देंगे। तो आपको अपना इंडिपेंडेंट, ईमानदारी से और जो कॉन्शियस, जो सही ओपिनियन है और एडवाइस है वो देनी है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने जितने पैसे दिए हैं उसके हिसाब से आप सब कुछ चेंज करके दे देंगे उसको। वैल्यूअर मे बी रिक्वायर्ड टू एडवाइस ऑन फेयर मार्केट वैल्यू। तो आपको जो स्कोप ऑफ वर्क है उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन किस टाइप की वैल्यूएशन आपको डिसाइड कर देनी है। तो फेयर मार्केट वैल्यू नॉर्मली क्लाइंट बोलता है कि आप दीजिए। और कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर भी आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए। हालांकि फ्यूचर प्राइसेस एज ए वैल्यूअर हम देते नहीं है, बट एक ट्रेंड के ऊपर हम कम कमेंट कर सकते हैं एज ए वैल्यूअर। Valuers' opinion and advice on whether prices are reasonable and are likely to be maintained, and also about possibilities of changes in rental and capital values. तो अगर क्लाइंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि आप थोड़ा सा मुझे हिंट दीजिए कि ये सस्टेनेबल प्राइसेस हैं, या क्या आप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस क्या स्कोप लग रहा है कि वेदर ये प्राइस सस्टेनेबल है या नहीं है। तो बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड कितना पास्ट में इंक्रीज हुआ है, क्या फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हुआ है, तो एज ए वैल्यूअर हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, valuer's opinion may be required on policy matters like how much reserve fund or sinking fund should be created for future repair or redemption for capital respectively। तो अगर मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं हो सकता है कि एज ए वैल्यूअर मैं किसी को वैल्यूअर अपॉइंट करूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे इसकी फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए एक सिंकिंग फंड की रिक्वायरमेंट है। सिंकिंग फंड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पास्ट में, वैल्यूएशन रियल एस्टेट में कवर कर चुके हैं, इनका अप्रोच के अंदर भी कवर कर चुके हैं। तो मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ उसमें। तो अगर सिंकिंग फंड की एज ए ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि मुझे सिंकिंग फंड इसका बनाना है मेंटेनेंस के लिए, तो मुझे कितना पैसा उसमें से जो भी मुझे रेंट मिल रहा है हर साल, हर महीने या हर साल, उसमें से कितना पैसा मैं अलग से एक सिंकिंग फंड में डालूं ताकि मेरी मेंटेनेंस की जो कैपिटल कॉस्ट है आने वाले 5 10 20 साल के बाद, तो वो मेरी कवर हो जाए। तो वो सिंकिंग फंड निकालने के लिए भी, मंथली एनुअल सिंकिंग फंड निकालने के लिए भी हम वैल्यूअर को अपॉइंट करते हैं। इन केस ऑफ स्टेचुटरी वैल्यूएशन और लैंड एक्विजिशन वैल्यूएशंस, वैल्यूअर को ये भी होता है कि उसको उस कानून का पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से जैसे मान लीजिए लैंड एक्विजिशन वैल्यू है तो उसके अंदर आपको डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट स्टडी, तो वो सारी डेट्स पता होनी चाहिए, ताकि उस जो भी आप वैल्यूएशन किसी स्पेसिफिक लॉ के अंदर कर रहे हैं, किसी कानून के अंदर कम कर रहे हैं, तो उस कानून के जो नॉर्म्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको फुलफिल करनी है और उसके हिसाब से वैल्यूएशन करनी है। एस्टेट मैनेजमेंट के लिए भी अगर प्रॉपर्टी आप कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो गुड एस्टेट मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव्स: मैक्सिमाइजिंग इनकम एंड कैपिटल वैल्यू,
तो एस्टेट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है कि आपकी जो एनुअल इनकम है, नेट इनकम है, वो बढ़े और आपकी जो प्रॉपर्टी कैपिटल वैल्यू वो भी इंक्रीज हो और आप प्रॉपर्टी की अच्छी मेंटेनेंस कर सकें, तो इसके लिए भी वैल्यूअर की ओपिनियन ली जाती है। Functions of a valuer: to act as a good advisor, valuer need to have sound technical knowledge and clear understanding of the basic principles of valuation. तो ये सारे फंक्शंस हैं, देखिए। साइट इंस्पेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी मार्केट, एनालिसिस ऑफ सेल्स, एस्टिमेटिंग फेयर रेंट, कैपिटल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपिटल अप्रिसिएशन एंड कैपिटल इरोजन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पहले बात करते हैं साइट इंस्पेक्शन की। ऑन रिसीविंग एंड एक्सेप्टिंग instructions from the client, the valuer should visit property to be valued to check physical condition of the building, expected future economic life, client's interest in the property. तो आपको जब कोई असाइनमेंट मिलती है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, तो आपने साइट पे जाना है एज ए वैल्यूअर और आपने देखना है कि उसकी एग्जिस्टिंग लाइफ कितनी है, कंडीशन क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, क्लाइंट का किस किस टाइप का इंटरेस्ट है, लेसर है, लेसी है, किस टाइप के, अगर टेनेंसी कंट्रोल रेंट एक्ट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है तो उसके इंटरेस्ट किस तरह के है, राइट ऑफ रिवर्जन है कि नहीं है, या परपेचुअल इनकम आने वाली है। वो सारे एस्पेक्ट्स आपने देखने हैं। या कोई अगर लीज है तो कोई फाइनेंशियल कोविडेंस है, कोई इसमें नहीं है। ही शुड ऑल्सो इंस्पेक्ट नियर बाई एरियाज टू चेक रेंटल एंड सेल्स ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर एंड कंपेरेबल प्रॉपर्टी। तो खाली उस साइट पे नहीं जाना, आपको आजू बाजू की जो प्रॉपर्टीज है उसको भी एक बार चेक करना है कि उनके किराए कितने हैं, उनकी सेल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, जो कंपेरेबल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या ट्रेंड है, ताकि आप फेयर पिक्चर उसकी निकाल सकें। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा। वैल्यूअर once decides about method to be adopted for valuation basis following four factors, he should collect data and information without any bias and or pre-notion. First of all, जब हमारे पास तीन मेथड्स हैं, राइट, कॉस्ट अप्रोच, मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच। तो जब आपको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से आपको वैल्यूएशन करना है। तो उसके लिए मोटा मोटा जो आपको चार फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे। क्लाइंट्स इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, कि जो भी आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं वो क्लाइंट का इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, वैल्यूएशन करेंगे तो क्लाइंट का इंटरेस्ट किस टाइप का है। पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, लैंड एक्विजिशन के लिए है, वेल्थ टैक्स के लिए है, क्या है। मटेरियल मटेरियल डेट ऑफ वैल्यूएशन, आपको जो वैल्यूएशन की डेट है वो एज डेट ऑफ साइट इंस्पेक्शन करनी है या कोई पास की डेट करनी है। डेट एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, डाटा एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल और इज लाइकली टू बी अवेलेबल। तो मान लीजिए आपके पास सेल्स कंपैरिजन का डाटा ही नहीं है अगर, तो फिर आप वो टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपको को मार्केट अप्रोच या कॉस्ट या आपको इनकम अप्रोच जाना पड़ेगा या कॉस्ट अप्रोच जाना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है डाटा किस तरह का अवेलेबल है, उसके ऊपर आप फैक्टर डिवाइड डिवाइड करेंगे विच मेथड यू वांट टू गो अहेड विथ। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी मार्केट। In addition to study of rental and sales transaction, the valuer is also required to analyze genuinity of sales instances, year purchase, rate of interest yield, and compare rate of interest yield with other alternative investment options. तो आपको, हमने रेंटल डाटा निकाल लिया, हमने सेल्स का डाटा निकाल लिया, तो उसके बाद अगर मान लीजिए इनकम अप्रोच पे जाना है हमको फॉर एग्जांपल, तो हमें उसमें एक ईयर परचेज पकड़ना है, एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, एज्यूम करना है। तो कैपिटलाइजेशन रेट का आपको मैंने टेक्निक पहले बता रखी है कि आपको जो गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर 1 से 2% बढ़ा के लेना है अगर वो फ्री होल्ड लैंड है, 2 से 4% बढ़ा के लेना है अगर वो फ्री होल्ड बिल्डिंग है, और 1% एक्स्ट्रा लेंगे अगर वो लीज होल्ड है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके ऊपर जो कोर्ट की रूलिंग है वो हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर अलग से डिस्कस करेंगे भी दोबारा से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जो बाकी डाटा है, जैसे गवर्नमेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए या बाकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ही हो गए, और क्या क्या ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या है मार्केट में, वो भी आपको एज ए वैल्यूअर आपको स्टडी करना है ताकि आप एक रीजनेबल कैपिटलाइजेशन रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ सकें। Then analysis of sales. While analyzing existing sales instances, the valuer is required to calculate year purchase of each sales instance as under. So year purchase जो आपने सैंपल डाटा निकाला मार्केट से,
आपके मान लीजिए 3 प्रॉपर्टीज बिकी, उनकी परचेज प्राइस क्या था या सेल प्राइस क्या था, डिवाइड बाय नेट एनुअल इनकम ऑफ द सैंपल प्रॉपर्टी। तो आपने ध्यान रखना है, जब उसका परचेज प्राइस का आप पकड़ेंगे मार्केट प्राइस, तो उसके अंदर ब्लैक मनी अगर कोई कैश कंपोनेंट इंक्लूडेड है तो वो भी आपको उसमें पकड़ना है। Then capitalization rate of the sample property instance can be calculated by either of the following two methods. Remunerative rate of interest. Here capitalization rate is calculated assuming perpetual income, single income. Thus R is equal to 100 divided by year purchase. तो एक तो ऑप्शन नंबर ये होगी। और एक्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेयर कैपिटलाइजेशन रेट इज कैलकुलेटेड एज्यूमिंग टर्मिनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि हमारा डुअल इनकम, हमने फॉर्मूला पहले भी उसको चेक किया है सिंकिंग फंड फैक्टर के हिसाब से, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों में से कोई सा एक मेथड पकड़ के आप, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ऑफ द सैंपल प्रॉपर्टी जो बिकी थी, उसके हिसाब से आप ये सैंपल प्रॉपर्टी का ईयर परचेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है जी एस्टिमेटिंग फेयर रेंट। The valuer then try to estimate the fair market rent of the property to be valued with the help of rental data of sales instances which are let out. The valuer can estimate the fair market rent of the subject property by comparison, that is market approach methods, with the properties involved in the instances of rental. तो अब जब आपने जब डाटा निकाल लिया मार्केट से, तो सैंपल डाटा निकाल लिया हमने कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज का, और उसके बाद हम जो प्रॉपर्टी का हम रेंटल निकालना चाह रहे हैं उसका हम कंपेरेबल कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए सैंपल प्रॉपर्टी में 4 कमरे थे, हमारी प्रॉपर्टी में 5 कमरे किराए किराए के लिए हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी, तो कमरे ज़्यादा है। और सैंपल प्रॉपर्टी में नॉर्मल नॉर्मल सेमी फिनिश था वो घर, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो फुल्ली फुल्ली फर्निश्ड है, उसमें मॉड्यूलर किचन है, तो थोड़ा सा रेंट ज़्यादा आएगा। तो वो सब कंपैरिजन एडजस्टमेंट्स उसमें करने हैं। तो जो कंपैरिजन हो सकता है वो एक तो डायरेक्ट मेथड हो सकता है और एक वेटेड स्कोर सिस्टम हो सकता है। तो वेटेड स्कोर सिस्टम के अंदर एज ए वैल्यूअर हम लोग को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग, उससे कुछ फैक्टर्स, मे बी 50-60 फैक्टर्स या उससे कम कुछ फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जो हमारे सैंपल प्रॉपर्टीज हैं उनके वो फैक्टर से, पैरामीटर से उनका कंपैरिजन किया जाएगा। तो इस मेथड से करने के बाद जब आपका टोटल वेटेड स्कोर निकल के आता है, उसके बाद आप जो भी हमारी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यूएशन करना है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन इन 4 पैरामीटर्स के बेस पे हम करेंगे, जो कि हमारे पास सैंपल प्रॉपर्टीज का डाटा रहेगा। तो सैंपल प्रॉपर्टीज का एरिया, टोटल वेटेड स्कोर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और डेट ऑफ वेरिफिकेशन, रेंट पर यूनिट एरिया। तो टोटल वेटेड स्कोर में से न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल नहीं आता है, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि टोटल वेटेड स्कोर में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही अगर आएगा, संभावना इसमें से आने की 5 से 10%। नेक्स्ट है कैपिटल वैल्यू। डॉक्यूमेंटेड वैल्यू ऑफ सेल इंस्टेंस इज नॉर्मली लेस देन द एक्चुअल प्राइस बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लैक मनी। तो जब हम रजिस्ट्री वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की एज ए वैल्यूअर सभी सर्च करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में, कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं, बट काफी हद तक मेजोरिटी केसेस में आपकी जो रजिस्ट्री वैल्यू होती है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से कम होती है। So, valuer need to skillfully collect additional information by interviewing persons having first-hand knowledge of sales transactions. So, जब हम एज ए वैल्यूअर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने जा रहे हैं कि मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी जिस टाइम बिकी वो, तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, परचेजर से, वेंडर से, विटनेस जो भी सेल ट्रांजैक्शंस पे हैं, कि उसमें से कैश कंपोनेंट कितना इन्वॉल्व था, बिकॉज उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये कैश कंपोनेंट कंसिडर नहीं करेंगे, तो जो आपने कैपिटल वैल्यू पकड़ी, प्रॉपर्टी वैल्यू पकड़ी, कैपिटल वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू सैंपल डाटा का, वो फिर आपके लिए किसी काम का नहीं है। और अगर आप उससे अपना वैल्यूएशन का जो भी प्रोसेस करेंगे, तो वो दैट विल नॉट बी अ करेक्ट डाटा टू प्रोसेस विद। तो एज ए वैल्यूअर नेक्स्ट हमारा काम रहता है कि हमको कैपिटलाइजेशन रेट एक पकड़ना है। तो नॉर्मली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के केस में क्योंकि रिस्क कम होता है, तो कैपिटलाइजेशन रेट कम माना जाता है।
और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के केस में रिस्क ज़्यादा प्रेज्यूम किया जाता है, इसलिए उस हायर रिस्क को कवर करने के लिए कैपिटलाइजेशन रेट नॉर्मली हायर पकड़ा जाता है। विद इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि जनरल कमोडिटीज बेच रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रॉसरी हो गया, बैंक हो गया, जो कि लेस रिस्क इंडस्ट्रीज है, तो उसके अंदर आपका कमर्शियल रेट थोड़ा सा लोअर साइड में रहेगा। मे बी 6 to 10% का अगर बैंड है तो आप 6% 7% पकड़ लें। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनीज हैं, शॉप्स हैं जो कि बड़ी स्पेसिफिक तरह के कस्टमर्स को कैटर कर रही है, जैसे ज्वेलरी शॉप हो गई, उसमें कभी कभार ही कस्टमर आता है, मतलब वंस इन अ वाइल, साल में 1 या 2 बार ही आएगा फिर शॉपिंग करने के लिए, डेली ब्रेड ब्रेड खरीदने की तरह नहीं आएगा, तो उसमें आपको जो यील्ड रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट है, वो अपर साइड में उसमें पकड़ना है। एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको एजम्पशंस नहीं लेनी है, ये एजम्पशंस कहीं पर भी नहीं रहेंगी। केस स्टडी में हर जगह कैपिटलाइजेशन रेट दिया रहेगा, बट आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेजिडेंशियल का कम होता है, कमर्शियल का ज़्यादा होता है। और कमर्शियल के अंदर विद इन कमर्शियल अगर वो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा रहेगा, और अगर रूटीन कमोडिटी डेली नेसेसिटी इंडस्ट्री है तो उसमें कम रहेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। तो मार्केट की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, डॉलर एक्सचेंज रेट का क्या चल रहा है, तो ये सारे एनएससी बीएससी का बैंक रेट्स, एफडी के रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने पकड़ा है कैपिटलाइजेशन रेट, वो सब फैक्टर्स भी उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। So increase in inflation rate result in increase in level of rent, and there are thereby causing increase in property value with time lag। तो जैसे अगर इन्फ्लेशन होती है तो हायर इन्फ्लेशन अगर रहेगी, हर चीज़ का महंगाई बढ़ रही है, तो रेंट भी बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज इन्फ्लेशन रेट आया और आपको कल रेंट आप बढ़ा देंगे। तो नॉर्मली रेंट में जो एक टाइम लैग फैक्टर रहता है, बिकॉज 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो जब एग्रीमेंट की एक्सपायरी होगी तब लैंडलॉर्ड बोलता है कि जब ओवरऑल एक्सपेंसिव हो गया है सब कुछ, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस महंगी हो गई है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो आप थोड़ा सा रेंट इंक्रीज कीजिए। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज होती है वो विद टाइम लैग होती है, उसके साथ थोड़ा टाइम का एक डिफरेंस रहेगा, इंस्टेंटली नहीं होती। कैपिटल एप्रिसिएशन एंड कैपिटल इरोजन। तो इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि हालांकि हम कह रहे हैं कि दो तरह की प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट्स होती है एक्सट्रीम एंड पे। एक तो हो गया गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, जैसे कि फिक्स सिक्योरिटी जिसमें जीरो रिस्क है, और दूसरा तरफ से है आपका शेयर मार्केट जिसमें कि ऑलमोस्ट फुल रिस्क है। तो अब जो कस्टमर है वो, आप देखिए कि प्रॉपर्टी में हम यील्ड रेट कभी कभार जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज है, उसके अंदर मान लीजिए 8-9% मिल रहा है, लेकिन हम यील्ड पकड़ रहे हैं 4 से 5% कमर्शियल प्रॉपर्टीज के केस में। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है बिकॉज इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का भी उसमें एक इम्पैक्ट रहता है, या फिर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी वैल्यू गिर भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो एक वो अलग एस्पेक्ट है जहाँ से जो भी इन्वेस्टर है वो एक पोटेंशियल रिटर्न की एक उम्मीद रखता है। लेकिन गिल्ट सिक्योरिटी के केस में कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता, या कैपिटल इरोजन का स्कोप नहीं है। बट प्रॉपर्टी के केस में आपको एक यील्ड रहेगी प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर कैपिटल इरोजन का पैरामीटर भी साथ में चलता है। प्लीज नोट दैट Honorable Supreme Court of India seems to have overlooked this fact, since the fact might not have been brought to the notice of Supreme Court by the parties concerned. Thus, in case of real estate matters, the appropriate capitalization rate would be 8.33% to 12.5%, which may be correct in case of developed countries where towns have almost reached saturation point and town growth is slow and inflation rate is as low as 2 to 3%। तो अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो हम रियल एस्टेट केस लॉज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये केस मिलेगा, तो उसके अंदर आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल केसेस दे रखे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 8.33 से लेकर 12.5% की रेंज में जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। बट अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन देखते हैं तो फिर ये यील्ड, इतनी यील्ड अच्छी नहीं है, मतलब ये इतनी यील्ड पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें, यूएसए, यूके, तो वो सब क्या है, वो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे सेचुरेशन लेवल आ चुका है हर एक चीज का, और इन्फ्लेशन कम रहती है, 2 से 3% की रहती है वहाँ पे।
तो सिंस इन्फ्लेशन कम है तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी कम होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू भी कम बढ़ेगी। तो सिंस इन्वेस्टर की कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए जो यील्ड है, प्रॉपर्टी की यील्ड, रेंटल यील्ड है, वो कम हो जाती है, वो ज्यादा रहेगी, सॉरी। सिंस उसको कैपिटल एप्रिसिएशन से पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए उसको एक्सपेक्टेड रेंटल यील्ड ज्यादा चाहिए। तो उन उन कंट्रीज के हिसाब से 8 से 12% का जो कैपिटलाइजेशन रेट है, यील्ड रेट है, वो एडिक्वेट है, वो जस्टिफाइबल है। बट अगर हम इंडिया की बात करें, एक डेवलपिंग नेशन है, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी बिकॉज हम डेवलप कर रहे हैं। तो इस चक्कर में सिंस कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर लोअर रेंटल यील्ड भी जस्टिफाइबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में ये वाला फैक्ट नहीं लाया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इग्नोरिंग फैक्ट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन अपने डिसीजन दे दिए हैं, और इसके अंदर के लिखा है 8 से 12.5% का यील्ड रेट आप पकड़ सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, सिंस वैल्यूअर इज रिक्वायर्ड many times to give opinion and advice about possibilities of changes in rental and capital values of the property, he need to study effect of following factors. तो एज ए वैल्यूअर कस्टमर कई बार हमें बोलता है कि आप थोड़ा सा फ्यूचर फोरकास्ट भी दीजिए, ओपिनियन दीजिए कि क्या पॉसिबिलिटीज होगी किराया ऊपर नीचे होने की, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने घटने की। सो फिजिकल फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्प्रेड ऑफ टाउन, changes in legislation like rent control act, bylaws etc, like FSI, FAR बढ़ रहा है घट रहा है, नॉर्मली बढ़ता ही है। changes in government policy, fiscal policy, CRR, bank rate, economic factors like all factors affecting demand or supply of both, GDP, per capital income या per capita income, domestic saving and investments in other forms of assets play major role in making the valuer to opine about the future trend of the real estate। तो जब हम एज ए वैल्यूअर किसी भी स्टेज पे हमें ओपिनियन देनी है कि फ्यूचर में रेंटल मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, कितना ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, और कितना प्रॉपर्टी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए वैल्यूअर को मल्टीपल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी स्टडी करने चाहिए। द वैल्यूअर इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टडी चेंजेस इन NFCF, नेशनल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, excluding stocks in hand which can be manipulated, of various sectors of economy, especially those in construction, supply of real estate, and in real estate, demand for real estate, as to know trend in future। तो आपको ये डाटा जो रहता है बेसिकली, ये भी एज ए वैल्यूअर प्रैक्टिकली ये देखना चाहिए। द इंफॉर्मेशन अबाउट NFCF इज अवेलेबल एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये नेशनल और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे ये डाटा अवेलेबल रहता है। These give enough indication of trends in real estate market। तो एज ए वैल्यूअर अगर आपको ये डाटा निकालना है तो आप गूगल पे चेक करके आप निकाल सकते हैं, और इस डाटा की रेफरेंस पे आप अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं फ्यूचर रेंटल मार्केट प्रॉपर्टी वैल्यू, अगर कस्टमर आपको बोल रहा है लिखने के लिए। नेक्स्ट समझते हैं कि ड्यूटीज क्या है वैल्यूअर की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, काफी कॉमनली देखा गया है। तो एज ए वैल्यूअर हमारी 3 ड्यूटीज हैं, 3 मेजर जो है। ड्यूटीज टू क्लाइंट, वो देखनी है हमें, ड्यूटीज टू प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर, एंड ड्यूटीज टू सोसाइटी। वन बाय वन तीनों समझते हैं। सो ड्यूटीज टू क्लाइंट, a valuer should take care of his client that is expected from an ordinarily competent professional valuer। so कीवर्ड इसमें क्या है कि कोई भी एक साधारण जो competent professional valuer है, जो उसको करना चाहिए in due course, वो आपको करना है। However, if the valuer claims himself to be highly experienced expert and reputed valuer, his standard of care should be such that as expected from such highly experienced expert valuer। तो एज ए वैल्यूअर हमें नॉर्मल प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है, बट अगर एज ए वैल्यूअर मैं बोलता हूँ कि सर मेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत एक्सपीरियंसड हूँ, आई एम एन एक्सपर्ट वैल्यूअर, तो फिर जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ केयर है मेरे क्लाइंट को लेके, वो भी उतना ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और मुझे सर्विस भी हायर लेवल की डिलीवर करनी है। इफ अ वैल्यूअर फेल्स टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ केयर एज एक्सपेक्टेड, he may have to face charges of negligence। तो अगर एज ए वैल्यूअर कोई भी वैल्यूअर इस चीज को, अगर स्टैंडर्ड ऑफ केयर वाला जो पैरामीटर है उसको मीट नहीं करता है एज पर दी एक्सपेक्टेशंस,
देन उसके ऊपर चार्जेस ऑफ नेग्लिजेंस के भी चार्जेस लग सकते हैं। The deciding factor for negligence charges is not the result given by the valuer, but the process being followed by the valuer to come at the result. The valuer should do reasonable care in performing a professional valuer. तो अगर मान लीजिए कोई आदमी, कोई कस्टमर एक वैल्यूअर के ऊपर कोर्ट में केस करता है, तो कोर्ट ये नहीं देखेगी कि आपने प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी दी, आपने 70 लाख दी, 80 लाख दी, 90 लाख, बिकॉज क्लाइंट तो वैल्यू के ऊपर ही जाएगा। तो कस्टमर जो कोर्ट है वही देखेगा कि आपने ये वैल्यूएशन किस बेसिस पे निकाली। आपने अगर कॉस्ट अप्रोच पकड़ा तो वो क्या आपने सोच के पकड़ा, क्या आपके पीछे अंडरस्टैंडिंग थी। आपने अगर मार्केट अप्रोच लिया तो उसमें आपने क्या क्या डाटा कलेक्ट किया, क्या प्रोसेस फॉलो किया, कौन सा मेथड किया, क्या आपने उस मेथड के सारे प्रोसेस फॉलो करे नहीं करे। तो अगर आपने वो पूरा प्रोसेस सारा चीज फॉलो किया तो आपके ऊपर नेग्लिजेंस का नहीं आएगा, बट अगर आपने प्रोसेस में लैप्स किया है तो आपको कोर्ट में एज ए नेग्लिजेंस के बेस पे चार्ज लग सकता है। सेकंड है ड्यूटी टू प्रोफेशन। So number one, perfect integrity and full involvement in subject matter. In case the valuer has any involvement with the property to be valued, it is primary duty of the valuer to disclose it. A valuer should have no bias in performing this job. तो हम अगर मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं और आपका कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस प्रॉपर्टी के साथ हो सकता है, आपका आपके फैमिली मेंबर के साथ, तो आपने वो क्लाइंट को पहले बताना है और उसके बेसिस पे कहीं पर भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इन केस ही इज अनेबल टू गिव ओपिनियन एज डिजायर्ड बाय द क्लाइंट, ही शुड कर्टेसली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वर्क। तो अगर किसी स्टेज पे हमें लगता है कि वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉपर्टी वैल्यू 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, बट एज ए वैल्यूअर मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू तो 1.25 करोड़ रुपए ही है, तो और मैं 2 करोड़ नहीं दे सकता उसको, तो हमें कर्टेसली मना कर देना चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते और वो अलाउड है कि हम इस काम को आपको पकड़ नहीं सकते और आप कहीं और से करवा लीजिए। Honesty is the best policy. In case the valuer has not done something, he should not pretend to have done it, in which case he is prone to being exposed when he has not done something. He should say, otherwise he should also give logical justification for not doing it. तो मान लीजिए कोर्ट में कोई वैल्यूएशन चैलेंज हो गई, तो कोर्ट ने बोला कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया, तो आपने बोला कि साहब मैंने एक पर्टिकुलर ये सेल्स कंपैरिजन मेथड मैंने यूज किया। तो उस सेल्स कंपैरिजन मेथड के अंदर मान लीजिए आपको 4 पैरामीटर कंसीडर करने थे, तो लेकिन आपने 4 में से 3 पैरामीटर ही कंसीडर आपने किए, आप चौथा पैरामीटर आप मान लीजिए भूल गए। तो अगर एज ए वैल्यूअर आप भूल गए तो कोर्ट में कन्फेस करना ही सही है, इंस्टेड कि आप बिना मतलब कि आप झूठ बोले कि मैंने चौथा पैरामीटर कंसीडर किया था। पहली चीज तो ये है। लेकिन मान लीजिए आपने चौथा पैरामीटर कंसीडर नहीं किया और उसके पीछे आपने कोई लॉजिकल रीजनिंग आपने रखी थी, अपने दिमाग में थी जो आपने नोट कर रखी है, तो आप वो लॉजिकल रीजनिंग बता सकते हैं कोर्ट में कि मैंने चौथा पैरामीटर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेथड में था, बट मैंने इस पर्टिकुलर केस में नहीं लिया बिकॉज उसके पीछे ये मेरे दिमाग में लॉजिक था, रीजनिंग था, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। तो किसी भी स्टेज पे एज ए वैल्यूअर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी चीजें हैं वो ऑनेस्टी से बोलिए ताकि आपको फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन ना आए। True to his own conscience. Valuer should give opinion according to his own conscience and not according to somebody else's conscience. Remember, no one can ever deceive one own conscience. तो कॉन्शियस बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। जब हम वैल्यूअर एज ए वैल्यूअर किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन देने जा रहे हैं और हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो वहां पर हमें अपनी कॉन्शियस को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से उसका वैल्यूएशन देना है। और ये लाइन बड़ी कॉमन है, ये मैंने आप एग्जाम में कभी कभी देखें क्वेश्चन इस लाइन के ऊपर आ जाता है, नो वन कैन एवर डिसीव वंस ओन कॉन्शियस। तो अब इसमें देखिए कि 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूअर कैन बी समड अप इनटू 3 सिंपल वर्ड्स: ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी टू प्रोफेशन एंड वंस ओन कॉन्शियस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, जो मैंने आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं डॉट देख रहे हैं आप, तो ये क्वेश्चन पूछा रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी टू प्रोफेशन टू द वैल्यूअर। सो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, one's own conscience, none of the above. So you have to click none of the above because तीनों ही ड्यूटी टू प्रोफेशन है। लास्ट है ड्यूटी टू सोसाइटी। सो परफॉर्मिंग ड्यूटीज टू प्रोफेशन विल इन जनरल टेक केयर ऑफ हिज ड्यूटी टू सोसाइटी। तो अगर जो एज ए वैल्यूअर अगर हम अपने प्रोफेशन की जो ड्यूटीज हैं, पिछली स्लाइड में डिस्कस किया हमने, अगर वो हम ऑनेस्टली कर रहे हैं
तो ड्यूटी टू सोसाइटी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच आज का सेशन देखने के लिए। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम कैपिटल गेन वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद केस स्टडीज भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक नहीं मिलता है कभी कभी तो फिर मोटिवेशन कम हो जाता है और उससे जो वीडियो डालने की फ्रिक्वेंसी वो भी कम हो जाती है। और फिर आप व्हाट्सएप पे हमारे जो नंबर है 8901072900, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आप बोलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है सर। तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें ताकि थोड़ा सा हमारी टीम को मोटिवेशन रहे। और अगर आपका कुछ क्वेरी है, डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं, जो कि नंबर है 8901072900। धन्यवाद।